It's very good morning to all of you. Welcome back. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हम लोग सीख रहे थे। तीसरा टूल है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने का। बड़ा ही आसान कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। पूरे साल भर के कैश फ्लोज को आपको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिखाना है, जो कि एक कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब किस में क्या आता है और किसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है। कल के लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, कुछ कारणवश हमें जल्दी रुकना पड़ा था और ज़्यादा एग्जाम्पल हम कर नहीं पाए थे। आइए आज हम और एग्जाम्पल कैश फ्लो स्टेटमेंट पर सॉल्व करेंगे। पर क्या आपको एक आइडिया आ चुका है कि हम कर क्या रहे? पक्का? गुड। तो सर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बड़ा आसान है। मेन पार्ट जो आपका रहे वो ऑपरेटिंग है, जिसे शुरुआत नेट प्रॉफिट से करना है। फिर उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना यानी क्या? रिवर्स इफेक्ट देना है। जो उसमें से लेस हुए हैं यानी प्रॉफिट में से जो लेस हो रखे हैं उन्हें ऐड बैक करोगे, क्योंकि उनका इफेक्ट हटाना है आपको, क्योंकि वो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। और अगर वो उसमें ऐड हो रखे हैं तो उन्हें लेस करना है। कौन से आइटम्स ऐड और लेस होते हैं आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखवा दिया था, याद है आपको? डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ये प्रॉफिट में से लेस हो रखा है तो इसे ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये नॉन कैश है तो इससे कोई कैश गई नहीं है, इसलिए इसको फिर से ऐड कर दे रहे प्रॉफिट में, ताकि कैश प्रॉफिट यानी ऑपरेशन से आई हुई कैश पता चले। वैसे ही इंटरेस्ट दिया हुआ ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन कैश नहीं है, इसमें पैसा जाता है बट ये ऑपरेशन के लिए नहीं है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा, वहां इसको दिखाएंगे। इसलिए यहाँ पे एड बैक कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में से ये भी लेस हो रखा है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। उसके बाद ही ये नेट प्रॉफिट निकलता है। क्या आप मेरी बात फील कर रहे हो? हाँ। वैसे ही सर इंटरेस्ट मिला है तो वो क्रेडिट में आता है, गेन मिला है तो वो आता है, तो वो इनमें है, लेकिन वो इनमें होने नहीं चाहिए क्योंकि वो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, तो उन्हें लेस कर दे रहे। तो जो इनमें है पर होने नहीं चाहिए वो हटाओ, जो इनमें नहीं है पर होने चाहिए थे वो ऐड कर दो, और ऐसे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो आएगा। एंड फिर फाइनली आप क्या करोगे? तो सर जब तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लोज हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, हम उनका नेट निकालेंगे कितना आ रहा। फिर ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया होगा, चेक करेंगे बराबर क्लोजिंग, जितना कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो ओपनिंग में ऐड करके टैली हो रहा है या नहीं। तो यहाँ बराबर टैली हुआ था, याद है आपको? सर 30,000 का 34,000 हुआ तो 4,000 का ही कैश इनफ्लो हुआ था फुल ईयर में, और वो तीनों एक्टिविटीज को मिलाकर हुआ था। एक एक्टिविटी में 44,000 का इनफ्लो था, एक एक्टिविटी में 60,000 का इनफ्लो था, पर एक एक्टिविटी में 1,00,000 रुपए का आउटफ्लो था। क्लियर है? आइए ये देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आनंद as on 1st April 18 and 31st March 19 प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था ना? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा आ सकता है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना आप अच्छे से। क्या किया क्या है? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 दोनों दिन की बैलेंस शीट आपको दी है, यानी ओपनिंग ऑफ द ईयर क्लोजिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग ऑफ द ईयर क्लोजिंग ऑफ द ईयर, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स बोला है। इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाइए, बस। और कोई जानकारी आपको दी नहीं, नीचे कोई जानकारी है नहीं, तो मुझे इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक काम करता हूँ, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बातें शुरू करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 2 अच्छे से देखना, बड़ा आसान है, आप आराम से समझ जाओगे सब कुछ। कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्टी का नाम वगैरह कुछ दिया है? हाँ, मिस्टर आनंद, तो ऊपर लिख देंगे मिस्टर आनंद। फॉर द ईयर एंडेड, इस बार ईयर के एंड भी दिए हैं, तो 31 मार्च 2019। अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, दो अमाउंट के कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनेगा, और ये बन गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। चलो, इस बार हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है, उनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर दिखाना है।
ओके, अब बताओ कैसे बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर 3 एक्टिविटीज में बनाएंगे। पहला ए, कौन सी एक्टिविटीज के कैश फ्लो बताएंगे? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो वो लिख देते हैं हम, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, तो ये हमेशा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया। हाँ, इसमें से फिर हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस एडजस्ट करेंगे। याद है वर्किंग कैपिटल के चेंजेस? सर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स के लिए उल्टा करना है, करंट लाइबिलिटीज के लिए सीधा। करंट लाइबिलिटीज अगर बड़ी होगी तो ऐड करो, करंट लाइबिलिटीज कम हुई होगी तो लेस करो। करंट एसेट बड़ी होगी तो लेस करो, करंट एसेट कम हुई होगी तो ऐड करो। लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है, बट ये आप की याद रखो, शॉर्टकट याद रखो, जल्दी काम होगा। ओके, बाकी आपको अगर एकदम अच्छी से डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखना है, पूरा नॉलेज लेना है, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट तक पहुंचना पड़ेगा, और वहां आपको फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल डिटेल में सीखने मिलेगा विद वेरियस एग्जाम्पल्स। ओके, अब इधर देखेंगे, तो मुझे नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना? मुझे बताइए यहां नेट प्रॉफिट कहां दिखेगा? सर देखो, इनमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता नेट प्रॉफिट दिखने का, इधर भी दिखा नहीं कुछ, तो ऑब्वियसली बच्चों ये जो कैपिटल का डिफरेंस है, क्या ये फॉर श्योर नेट प्रॉफिट ही होगा? सर जरूरी थोड़ी है, एडिशनल कैपिटल लाया होगा ऐसा भी तो हो सकता है, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ। अगर समझो मैं यहाँ पे नीचे दे दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग में 15,000, क्लोजिंग में 16,000, उसके हिसाब से मैं बैलेंस शीट टैली भी कर दूंगा, बाकी सब नंबर्स बदल दूंगा सारे, इधर भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा तब जाके बैलेंस शीट टैली होगा। ओके, तो क्या अब ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये आपका करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है? हाँ, क्योंकि ओपनिंग में 15,000 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था। प्रॉफिट्स आप कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करते हो, P&L के नाम से ही रखते हो लाइबिलिटी साइड में। अरे समझते हो क्या? एक होता है इसमें ऐड कर देना, एक होता है अलग लिखना। क्या आपने अलग भी पाया है बहुत बार? पार्टनर्स, जब आप पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, या पार्टनरशिप के जब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करते हो, उसमें होता है ना P&L, जनरल रिजर्व P&L, फिर आप उसको बांटते हो पार्टनर्स को, सेम वही बात है। ओके, तो सर प्रॉफिट लॉस ऐसा दिया है तो इसका डिफरेंस हो जाएगा नेट प्रॉफिट, बट अभी फिलहाल दिया है क्या ऐसा? नहीं। अच्छा एक मिनट सर, अगर ये ऐसा दिया होता तो इसका डिफरेंस प्रॉफिट, तो फिर इसका डिफरेंस क्या होता? इसका डिफरेंस होता फिर कि हमने और एडिशनल कैपिटल लाया, और वो कहाँ आता? वो इनफ्लो आता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बराबर है? यस। लेकिन सर अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो बताओ अब ये वाला डिफरेंस क्या आप एडिशनल कैपिटल अज्यूम करोगे या प्रॉफिट अज्यूम करोगे? तो बेस्ट अजम्पशंस लगाने होते हैं अकाउंट्स में कभी भी। बेस्ट अजम्पशन यानी क्या? बिकॉज देयर आर मल्टीपल अजम्पशंस पॉसिबल, तो यू हैव टू यूज द बेस्ट वन आउट ऑफ दैट। व्हाट इज द बेस्ट वन हियर? सर ऑब्वियसली दैट डिफरेंस इज प्रॉफिट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर वे टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो बताओ प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 149 minus 148, that is how much? 1000। ओके, क्या इसमें से बच्चों में ऐड और लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को? हाँ सर, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को। बट क्या इस क्वेश्चन में वो भी कुछ दिए है क्या वापस? नहीं। तो क्या ये 1000 जैसे का वैसा कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो जाएगा? हाँ, बिफोर। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, है नहीं कुछ भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद होता रहे कि पहले नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स एग्जिस्ट होते हैं, और फिर आ जाता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1000। अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस देखेंगे है क्या? तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस मतलब क्या? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के चेंजेस। पहले तो ये बताओ यहाँ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज कौन सी दिख रही है? 1 2 3। सर कैश भी करंट एसेट होती है, बराबर है, लेकिन सर कैश का ही तो फ्लो स्टेटमेंट बना रहे, तो उसका ओपनिंग और उसका क्लोजिंग, ओपनिंग 4000, क्लोजिंग 3600, यानी 400 रुपए का नेट डिक्रीज आना चाहिए तीनों एक्टिविटीज को मिला के।
तो ये हमारा फाइनल आंसर चेक करने के काम की चीज है, तो इसको अभी कुछ नहीं करना। तो क्या 1 2 और ये तीन मेरी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है। यस। अच्छा ये बताइए, स्टॉक से स्टार्ट करता हूं, 25,000 था, 22,000 हो गया, स्टॉक कम हुआ, क्यों कम हुआ होगा, बिक गया, तो पैसा आया। तो क्या मैंने आपको शॉर्टकट भी दिया है कि करंट एसेट, कोई भी करंट एसेट हो, कम हो रही है, ऐड करो। तो क्या मैं यहां पे लिखूंगा, ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, 25,000 से 22,000 हो गया है, यानी कितने से कम हुआ है, 3,000। वाह। अगला एसेट क्या है, डेटर्स। बताओ डेटर्स में क्या हुआ है सर, 35,000 से 38,400 हो गया है, यानी डेटर्स बढ़ गए हैं। तो इंक्रीज इन करंट एसेट लेस करो। क्यों बढ़े होंगे सर, आपने उधार माल बेचा है तो पैसा अटक गया आपका, आउटफ्लो हुआ, तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन डेटर्स लेस होगा। तो देखो इधर इधर, एक मिनट, मैं एक काम करना चाहता हूँ, एड वाले सारे आइटम एक साथ लिख दे, लेस वाले एक साथ लिखे तो अच्छा दिखेगा। तो मैं एक बार लाइब्रेरीज चेक कर लेना चाहता हूँ, क्या लाइब्रेरीज बड़ी है, हाँ, तो सर इंक्रीज इन लाइब्रेरी सीधा काम ऐड करना है, तो पहले ये लिख देते हैं, तो ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। सर ये 41,000 हो गए 36,000 से, तो सर ऑब्वियसली ये 5,000 रुपीज ऐड करना है। और अब लिखो लेस क्या, तो इंक्रीज इन डेटर्स। सर डेटर्स जो है ना वो 38,400 हो गए 35,000 से, यानी 3,400 का आउटफ्लो हुआ है। आपको ये समझा ना, क्रेडिटर्स बढ़े मतलब आपको और उधार माल मिला, और उधार माल मिला यानी और पैसा आया ना आपके पास, सिंपल। और कोई करंट एसेट लाइबिलिटी नहीं है, बस ये तीनों चीजें एडलेस करनी है। तो देखो 5 और 3 8,000 ऐड करना था, 8 और 1 9,000 हो गया, 9,000 में से 3,400 लेस करो, तो 9,000 माइनस 3,000 6,000, 6,000 माइनस 400 5,600 का इनफ्लो आ रहा है। तो उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, अगले कॉलम में, आउटर कॉलम में, और फिर लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब नीचे शुरू करेंगे बी, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नहीं, पहले इन्वेस्टिंग, सेकंड नंबर इन्वेस्टिंग का। ऊपर नीचे हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपने फाइनेंसिंग लिख दिया, चलता है, खाड़ा खोड़ नहीं करना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेकंड पे लिखते हैं जनरली, आप पहले फाइनेंसिंग लिख दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ढूंढनी पड़ेगी। आइए चलो बैलेंस शीट पे, यहाँ तक लिखकर हो गया आपका, ये देखो बैलेंस शीट, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब बचे हुई चीजें देखते हैं। बताओ, ये तो हमें बाद में काम आने वाला है। हाँ, बिल्डिंग ओपनिंग में 50,000 थी, क्लोजिंग में 55,000 हो गई। ओहो, बिल्डिंग 5,000 से बढ़ गई, यानी क्या 5,000 की हमने बिल्डिंग खरीदी, और हाँ, मतलब मतलब आउटफ्लो, पैसा गया होगा। हाँ सर, उधार भी तो खरीदी हो सकती है, बताओ कैसे समझ आएगा ये उधार खरीदी की लोकड़ा। बहुत बड़ा सवाल पूछा है मैंने आपसे। सर बिल्डिंग 50,000 ओपनिंग में थी, क्लोजिंग में 55,000 हो गई, तो मैं बाय डिफॉल्ट मान लेता हूँ कि 5,000 कैश गई और बिल्डिंग आई, यानी बिल्डिंग कैश में खरीदी, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। ये तो सिंपल बात है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, ये तो सिंपल बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है उधार खरीदी। सर अगर उधार खरीदी तो उसके रिलेटेड लाइबिलिटी भी कुछ होनी चाहिए थी, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ बढ़ा है ना, तो यहाँ कहीं तो कम हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड डेटर या बैंक ये सब थोड़ी कम होता है, स्टॉक वगैरह थोड़ी कम होता है, कैश ही कम होगा फिर, समझा। हाँ, ऐसे हम बाय डिफॉल्ट वो मान के चलते हैं। तो सर बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग लिखू क्या, बराबर है क्या, ऐसे आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट को देखकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। 55,000 हो गई 50,000 से, तो बोलो कितने से बढ़ गई, 5,000। क्या मैंने आपसे कहा था कि इनफ्लो और आउटफ्लो का ख्याल आप रखोगे, तो ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है, आउटफ्लो है।
पैसा जा रहा है, आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, बिल्डिंग भी आएगी, पैसा भी आएगा, बाबा जी की ठेव है ना तुम्हारे, समझे कि नहीं। आगे बढ़ो, बताओ मशीन 80 थी 86 हो गई, क्या किया सर, मशीन भी खरीदी है, तो परचेज ऑफ मशीन, तभी तो 86,000 की हो गई, जो 80,000 की ओपनिंग में थी, तो 6,000 की मशीन खरीदी। लिख दिया, चलो आगे, चलो। और एक और कोई इन्वेस्टमेंट वाला आइटम है क्या, हाँ लैंड, 20,000 की ओपनिंग में थी, 30,000 की क्लोजिंग में हो गई, और परचेज की, लिखो परचेज ऑफ लैंड। 30,000 माइनस 20,000, 10,000, बराबर है ना। नहीं, क्या आप फिर से बोल रहे हो ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये सबको ब्रैकेट आएगा इधर, सब परचेज 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 है। सर हम है ना देख देख के लिखते हैं, आप जैसा लिखोगे हम वैसा लिखेंगे। और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम है, नहीं, तो क्या इसको नेक्स्ट लाइन पे नीचे लिखेंगे हम ऐसा, और नाम क्या लिखेंगे, कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी कौन, अभी फाइनेंस की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये बहुत इजी बच्चों। और मैं आपसे एक बात बता दूं, ज़्यादातर टीचर्स ये पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है ना, क्लासेस हो या कॉलेज हो, इसको पढ़ाते ही नहीं है, बोलते इसको और रहेगा वो सॉल्व कर लेना, एडमिशन रिटायरमेंट है, पर मैं बोलता हूँ कि उल्टा ये इजी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट उल्टा ज़्यादा इजी है, ऐसा मेरे को लगता है। आपको कैसा लगता है मेरे को नहीं मालूम, आपको क्या लग रहा है मेरे को नहीं मालूम, बट आपको भी इजी लगना होगा, तो डेफिनेटली ये सॉल्व करना चाहिए आपने, डेफिनेटली इजी है ये, 101% इजी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बताओ फाइनेंसिंग, सर कुछ बचा ही नहीं है, एक ही चीज बची है, कौन है वो, ये, तो लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग में 30 था, क्लोजिंग में 45 हो गया, मतलब क्या किया, लोन लिया, तभी तो लोन बढ़ गया हम पर, लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, हाँ तो लोन लिया तो पैसे आए कि गए, आए, तो क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, कितने रुपए का, 15,000, इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो, क्या मैंने सीधा आउटर कॉलम में ही लिख दिया उसे, हाँ। अब नीचे लिखेंगे डी, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या हमें पता है डिक्रीज होने वाला है, नेट डिक्रीज होने वाला है हमें पता है, ये देखो इधर 15 और वो 5,600, तो 20,600 पॉजिटिव है और 21,000 नेगेटिव है, तो 400 रुपये डिक्रीज आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नेट डिक्रीज। वरना आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको बाद में टोटल लेके समझ आएगा इंक्रीज है कि डिक्रीज, तो देखो ऐसा भी कर सकते हो, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब अगर इंक्रीज होगा तो मैंने वहां पॉजिटिव अमाउंट लिखी है, डिक्रीज होगा तो ब्रैकेट में लिखी है, तो अब जो ब्रैकेट में लिखी तो समझ जाओ डिक्रीज है, जो मैंने नॉर्मल लिखी तो समझ जाओ इंक्रीज है। बट आपको अगर पहले से पता है क्या होने वाला है तो वो भी आप लिख सकते हो, तो नेट डिक्रीज, तो दिख रहा है ना क्या होने वाला है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसा लिखा जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कितना सर, 400 रुपये, ये तो दिख रहा है ना, हाँ, इसको हम ब्रैकेट लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का ऐड करके आया है। अभी इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश का लाएंगे और चेक करेंगे बराबर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है या नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑन 1/4/18, कितना था ये, 4,000, तो क्लोजिंग में कितना आना चाहिए सर, साल भर में 400 रुपये कम हुई कैश, आउटफ्लो हुआ है, तो 3600 आना चाहिए, और उतना ही आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। एफ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑन 31 मार्च 19, 3,600, 600, 600, क्लोज क्लोज,
ये 3600 कहाँ से लाया मैंने, इसमें से ये लेस करके लाया, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम ब्रैकेट में E माइनस डी। ये बैलेंस शीट से देख के नहीं लिखा है, हाँ फिर बैलेंस शीट में जाके चेक किया है इतना ही है क्या, हाँ उतना ही है, मतलब टैली हो गया। कैसा लगा, मस्त है ना एकदम, हारे कि नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सर कैसा, तीनों अलग अलग एक्टिविटीज लिखते हैं हम, लेकिन उसका नेट इफेक्ट बराबर टैली होता है, हम भारी है सर, मज़ा आ गया सर। तो इसके आपको मिल जाएंगे 8 या 10 मार्क। क्या ही कर रहे हैं हम इसमें, कुछ नहीं, बस एडलेस एडलेस हो रहा है, अपट कौन कहाँ हो रहा है उतना दिमाग आपको आना चाहिए। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं है क्या पर हमारे पास, ये पहले चेक कर लो आप। ये आपका आ गया ऑपरेशंस फाइनेंसिंग, यहाँ पे नेट कैश यूज लिखते हैं ये लोग, ब्रैकेट नहीं देते, ठीक है ना, बाद में नीचे ब्रैकेट देते, तो आप इधर भी ब्रैकेट दिया करो, जैसे हमने लिखा वैसे ही लिखो। और फिर ये a प्लस बी माइनस सी आ गया आपका, एंड a प्लस सी माइनस बी, एंड देन आपको मिल जाएगा बराबर जो चाहिए वो। बस और एग्जाम्पल आगे एक्सरसाइज में आएंगे तब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, पर आपको आइडिया आ गया होगा कि हम कर क्या रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज व्हाट, रेशियो एनालिसिस। आइए 4 दीजिए, लिखिए रेशियो एनालिसिस, आखिरी कॉन्सेप्ट आपके अकाउंट्स के सिलेबस का। तो आप 12th अकाउंट्स का आखिरी कॉन्सेप्ट मेरे सुरीले आवाज में सुनने जा रहे हो। कैसा फील हो रहा है आपको, अच्छा फील हो रहा है। कहाँ मैंने शुरू किया था आपको पार्टनरशिप के लिए बारे में बताना, याद है, पार्टनरशिप से स्टार्ट किया था हमने। तो पहले आपको पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कितने रेट से मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्या करना। बाप रे बाप सर, कितना लंबा सफर तय करके आए हम, है कि नहीं। हाँ, तो रेशियो एनालिसिस आखिरी कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूलाज बताएगा कुछ आपको, वो रेशियोज आपको निकालने, बस इसमें कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करने, समझाने लायक बात ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ तो समझा ही दूंगा। तो रेशियो, 3 प्रकार के रेशियोज हमें सीखने, वन इज बैलेंस शीट रेशियो, अदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट रेशियो, एंड मिक्स रेशियो, ये दोनों का मिक्सचर ऐसे। तो हम 3 कैटेगरी के रेशियो सीखने वाले हैं। तो रेशियो कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल नंबर है जो मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 अकाउंटिंग फिगर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल रेशियोज and it can be expressed as fraction, proportion or percentage in between 2 accounting figures. Okay, so different types of ratios which we are going to use, they are either we are using the balance sheet ratios, then income statement ratios, then combined ratios. तो आइए पहले शुरू करते हैं बैलेंस शीट रेशियो से। तो हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लेंगे, बैलेंस शीट रेशियोज, जिसमें पहला आ रहा है आपके सामने, पेश करते हैं करंट रेशियो। फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इनटू 100। नहीं, इनटू 100 नहीं है, बस करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, बात खत्म। नीचे एक बात लिख देंगे, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। सर अभी समझाओ, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने, करंट रेशियो यानी क्या, बैलेंस शीट रेशियो, ये करंट रेशियो यानी क्या। करंट रेशियो यानी आपका करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटीज के मुकाबले कितना है। आपको लेना कितना है देने के बदले, आपको मार्केट से पैसा मांगना कितना है, या आपके पास करंट एसेट्स कितनी पड़ी है, कैश, स्टॉक, डेटर्स, देने के बदले, करंट लाइबिलिटीज के बदले। तो ऑब्वियसली दैट इज माय करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स की टोटल डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, आपको एक रेशियो मिलेगा, दैट इज योर करंट रेशियो। आइडियली, आइडियल का मतलब क्या होता है सर, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, याद है आपको फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेस्ट है इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। सिमिलरली आइडियल करंट रेशियो मतलब क्या, तो आइडियल करंट रेशियो यानी क्या करंट रेशियो अच्छा माना जाता है, तो वो माना जाता है 2:1 का रेशियो अच्छा माना जाता है। यानी क्या, कि आपके पास करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के डबल होना का मतलब ये है, समझे क्या आप।
आपके पास करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की डबल होना, इसका मतलब आप अच्छा चल रहे हो, अच्छा काम चल रहा है। पर अगर मेरा करंट रेशियो 1.5 आ गया तो ठीक चल रहा है। अगर मेरा करंट रेशियो 1 आ गया, मतलब जितनी करंट एसेट उतनी करंट लाइबिलिटी, इट इज नॉट गुड, आप खतरे में हो, यानी आपका थोड़ा सा बिजनेस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अगर कभी ये पॉइंट में आ गया भाई साहब, फिर तो पार्ट लगने वाली है, क्योंकि आपका करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटी से कम हो गया है, यानी आपका देना ज्यादा है लेना कम है। मतलब एसेट्स आपके पास जो पड़ी है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, वो कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली आप लॉसेस में जा रहे हो, और वो भी भरमसाठ लॉसेस में जा रहे हो। तो इस वजह से आपका करंट रेशियो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन या इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो उसका करंट रेशियो भी देखता है कि इसकी करंट रेशियो अभी कैसी है। ठीक है, ये एक रेशियो है, एक पैरामीटर है असेस करने का। दैट वाज करंट रेशियो। सेकेंड रेशियो इज लिक्विड रेशियो, पानी का रेशियो, लिक्विड रेशियो। इसे क्विक रेशियो भी कहा जाता है, और इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ये आपके एसिड टेस्ट है, नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। लिक्विडिटी, क्विक, कैसा फटाक से आप कैश जनरेट कर सकते हो। जितना फास्ट आप कैश जनरेट कर सकते हो उतने आप अच्छे हो, जितना नहीं उतने आप बुरे हो, बराबर है। और जितना जल्दी आपको कैश पे करना पड़ सकता है। तो सर इसका फॉर्मूला तो बताओ पहले। तो इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। सर पर बड़ा सवाल ये नहीं है कि रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई। सवाल ये है कि क्विक एसेट्स यानी क्या और क्विक लाइबिलिटीज यानी क्या। स्टार्ट कर, क्विक एसेट्स यानी क्या और क्विक लाइबिलिटीज यानी क्या। आपने फॉर्मूला लिख लिया पहले। तो ये देखो, इन्होंने करंट एसेट्स की भी लिस्ट दी है आपको। अभी इतने सारे करंट एसेट्स दिए, लेकिन ये सारे क्या आपको आते हैं क्या, नहीं। आपको बेसिक करंट एसेट्स ही आएंगे क्वेश्चन में। पर देख लो कौन से होते हैं करंट एसेट्स। डेटर्स, लूज टूल्स, बिल्स रिसीवेबल। वैसे लूज टूल्स आप एसेट में दिखाते हो, याद है आपको, फिक्स्ड एसेट मानते हो इसको, पर एक्चुअली ये करंट एसेट होती है, इन्वेंट्री में काउंट होता है अब आज के जमाने में। ठीक है, पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तब लूज टूल्स को एसेट माना जाता था। ठीक है, अभी भी आपकी जो चैप्टर्स जब हमने पढ़े तो उसमें लूज टूल्स बहुत जगह पे फिक्स्ड एसेट्स में ही आपको दिखेगा, और उसे डिप्रिशिएट भी करने के लिए बोला जाता है। तो जैसा बोला है क्वेश्चन ने वैसे करना है। बट आपको अगर एकदम टेक्निकल और एकदम एक्चुअल बात बताऊं तो लूज टूल्स आज के डेट में कंपनीज इन्वेंट्री बोलकर करंट एसेट्स में दिखाती है, याद रहेगा। हाँ, ओके सर। बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट किस में है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी जिन्हें आप फटाफट मार्केट में बेच सकते हो, तो उसे आप फटाक से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी वो विद इन अ ईयर लिक्विडिफाई होने वाली एसेट है, तो ऑब्वियसली वो एक करंट एसेट है। बात समझा। हाँ सर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक्स एंड इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, दीज ऑल आर करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी प्री रिसीव्ड इनकम्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, छोटे पीरियड के लिए लोन ले रखा है, तो करंट लाइबिलिटी आपके ऊपर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड एक्सेट्रा, ऑल दीज आर योर करंट लाइबिलिटीज। गुड। सेकेंड रेशियो इज क्विक रेशियो। पहले आप लिख लो आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। जैसे हमने करंट रेशियो 2:1 बताया था, वैसा आइडियल क्विक रेशियो क्या है, 1:1। जितनी क्विक लाइबिलिटीज आपके पास है उतनी ही क्विक एसेट्स आपके पास होना, ये अच्छी बात है। ये आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को दिखाता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितना जल्दी खुद को ढाल सकते हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे बच्चों, पानी होता है, कहीं पे भी डालो किसी भी आकार में चले जाएगा, और ऊपर से डालो तो अपना रास्ता वो बना ही लेगा। वैसे ही आपके बिजनेस को लिक्विडिटी कितनी है, तो आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी यानी आप कितना जल्दी कैश जनरेट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैश है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। आपका बिजनेस अगर जल्दी पैसा जनरेट कर सकता है तो आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। और अगर आपका बिजनेस कैश में ही चलता है फिर तो क्या बात है। बात समझ में आती है, खूब आती है। ठीक है,
तो इट मेजर्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। सर अभी क्विक एसेट्स और क्विक लाइबिलिटीज क्या होती है वो लिखना है आपको, तो नीचे लिखे क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, सारी करंट एसेट्स इसमें आ जाएगी, पर कौन सी नहीं आएगी, तो माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू सारी करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ए यहाँ पे ये माइनस ब्रैकेट में लिखा है प्लस करके, तो मैंने माइनस का साइन अंदर डाल दिया। हाँ, अब अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, कैश, कैश तो सबसे क्विक है, कैश से क्विक क्या होता है बताओ, कुछ नहीं। अभी मुझे अगर कुछ खरीदना और मेरी जेब में अगर पैसे है तो मैं 1 सेकंड में खरीद सकता हूँ, बराबर है। सर बैंक बैलेंस भी उतना ही क्विक है फोन पे, हाँ, पर डेटर्स ये सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा क्विक में, क्योंकि आप डेटर्स से जाके थोड़ा सा डिस्काउंट देके, थोड़ा सा लालच देके फटाफट पैसे ला सकते हो, पर स्टॉक से आप जल्दी पैसे नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि स्टॉक आपको जल्दी बेच के कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इसे क्विक नहीं कह सकते। सर हम सेल 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 बोर्ड लगा देंगे तो भी लोग आते नहीं जल्दी, आप समझे। हाँ, पर डेटर्स से तो आपको पैसा लेना ही है ना, तो आप उन्हें बोलोगे चल डिस्काउंट दिया तेरे को, पैसे दे दे मेरे, तो डिस्काउंट के लालच में पैसे दे भी देगा, लेकिन स्टॉक जल्दी बिकना ये मुश्किल होता है। और जब आप कोई चीज़ डिस्काउंट पे लगा देते हो तो लोगों को डाउट हो जाता है, ये तो पक्का कुछ झोल होगा, तो जल्दी नहीं बिकता है, तो इसलिए इसको क्विक एसेट नहीं माना गया है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या, आपने पैसा आज ही दे दिया है, फायदा उसका बाद में लेने वाले हो आप, जैसे मैंने रेंट पहले ही पे कर दिया है अगले महीने का, तो प्रीपेड रेंट हो गया वो, बराबर। पर क्या मैं उनसे वापस पैसे मांग सकता हूँ कि नहीं नहीं मेरे को नहीं यूज करना, मेरे पैसे वापस दे दो, वो नहीं देंगे, तो आपको जगह ही यूज करनी पड़ेगी, और अगर वो देंगे भी तो तुरंत नहीं देंगे, टाइम लगेगा उसको, तो ऑब्वियसली प्रीपेड रेंट को भी क्विक एसेट नहीं माना गया, ठीक है। और कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रीपे करता है एक्सपेंसेस को तो वो उसको यूज करने के पर्पज से ही करेगा, बात समझ गए, बोलो हाँ। हाँ, तो सर डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल, हाँ इन्हें भी आप डिस्काउंट कर सकते हो ना बैंक से, ये भी बढ़िया कैश, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। और मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केट में बेच दो, इन सबको ऐड करोगे तो आपको आपकी क्विक एसेट्स मिल जाएगी। नीचे लिखना लिक्विड लाइबिलिटीज या क्विक लाइबिलिटीज लिखो आप, क्विक लाइबिलिटीज। तो सारी करंट लाइबिलिटीज क्विक लाइबिलिटीज में आती है एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांसेस रिसीव्ड। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विक एसेट नहीं है, वैसे ही प्रीपेड इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम ये क्विक लाइबिलिटी नहीं है, तो आप लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस रिसीव्ड, ये दोनों आप लेस कर देंगे। करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस रिसीव्ड, ये दोनों माइनस माइनस लिखना, आप अलग अलग लिखना, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस एडवांस रिसीव्ड। आपको ज्यादा काम बैंक ओवरड्राफ्ट ही आएगा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों याद रखना है। तो क्विक एसेट क्या था एक बार बता दो सर, दैट वाज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड क्विक लाइबिलिटीज क्या है बताओ, करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस एडवांस रिसीव, ठीक है। चले आगे, that was all about balance sheet ratios. Let us start income ratios, income statement ratios, ये और भी आसान है। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज डन, दो बैलेंस शीट रेशियो हमने देखे, अब इनकम स्टेटमेंट रेशियो काफी सारे हैं। पहला सबसे फेमस और काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सर ये तो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी निकाले थे, याद है आपको, कॉमन साइज स्टेटमेंट में जब हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते तो उसमें सारी वैल्यूज को सेल्स से डिवाइड करके हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते, तो रिमेंबर एक कॉमन साइज लेते तो सेल्स लेते हैं ना हम इनकम स्टेटमेंट में, तो वहां पर भी ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करके हमने परसेंटेज निकाला होता है, तो वो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। ये आपको ये दिखाता है कि आपका जो सेल है उसमें से कितना ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया। शार्क टैंक अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें पूछा जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है और आपका नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब मेरे बाकी के खर्चे, ये मेरे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, फिर उसमें से सैलरी में देता हूँ, लाइट बिल में पे करता हूँ, तो वो अदर खर्चे हैं, वो बिजनेस के खर्चे नहीं है। मतलब वो बिजनेस करने के लिए जरूरी है,
बट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन उनका है, तो उनको हम बाद में लेस करते हैं, फिर वो नेट प्रॉफिट रेशो में आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो लिखा आपने, ये परसेंटेज में निकाला जाएगा बच्चों, तो इसको इंटू 100 करना है। क्या मैंने ऊपर करंट रेशो या क्विक रेशो में कोई मल्टीप्लाई बाय 100 किया? नहीं, लेकिन यहाँ आपको ऐसा करना है, तो वो प्योर रेशो रहेंगे या आप रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, जीपी रेशो। ओके, जीपी रेशो जनरली ये भी किया जाता है कि जब आप इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका ऑडिट रिपोर्ट और आपके सारे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, मतलब जब भी आप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हो, तो आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जीपी रेशो हमेशा आपको कोट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए बोलती है। क्यों बोलती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नंबर्स पे बिलीव नहीं करती है, वो ये देखती है कि आपका जीपी रेशो बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस तो आप बढ़ाते जाओगे ना हर साल थोड़ा थोड़ा, बराबर है। तो वो ये देखती है कि पिछले साल आपका जीपी रेशो अगर 45% था तो इस साल 50% होना चाहिए। अगर इस साल 35% हुआ है, इवन तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, पर आपने कुछ झोल किया है, क्योंकि आपका सेल्स भी बढ़ा है लेकिन फिर भी आपका जीपी रेशो कम आया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, बराबर है। देखो सेल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज मेरा इस साल सेल्स 45, इस साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 था और सेल्स 1 लाख था, बोलो कितना जीपी रेशो? 45%। अगले साल मेरा प्रॉफिट 65,000 हो गया और मेरा सेल्स 3 लाख रुपीज था, तो 65,000 ऑफ 3 लाख कितना परसेंट आएगा? निकालता हूँ, इट कम्स टू 21.67%। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नंबर देखे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुश है, बस ठीक है, टैक्स ज्यादा आ रहा है, बढ़िया है। लेकिन क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुश होना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एड़ा बनाया जा रहा है। कैसे एड़ा बनाया जा रहा है? अरे पहले हम 45% के मार्जिन पे काम कर रहे थे और अचानक से अब हम 21.67% के मार्जिन पे काम करने लग गए। तो सर सेल बढ़ाने के लिए आपने किया हो सकता है, तो आपसे रीजंस पूछे जाएंगे, आप वैलिड रीजन दे दो कि हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया है, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ गया, उसने प्राइसेस कम कर दिए, इसलिए हमें भी करने पड़े, इसलिए हमारा सेल तो बड़ा दिख रहा है लेकिन उसके सामने प्रॉफिट उसी रेट से बढ़ा हुआ दिख रहा नहीं। तो उसको सही लगा तो मान लेगा, क्योंकि उसको भी तो मार्केट की सिचुएशन मालूम रहती है। पर अगर उसको लगा नहीं नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, प्राइसेस तो कोई बढ़े कम हुए नहीं इसमें, तुम जानबूझ के कम दिखा रहे हो, तुमने बेचा ज्यादा में है, तुम दिखा कम में रहे हो, तो फिर वो आपको एडिशन करके देगा और आपको टैक्स ऊपर का भरना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जीपी रेशो कहाँ काम आता है, आपको खुद को भी तो काम आएगा। क्या अरे 1 लाख के सेल पे 45,000 कमा रहा था मैं और 3 लाख का सेल करके 65,000 कमा रहा हूँ, क्या तो बढ़ा लिया मैंने सेल करके, मतलब सेल बढ़ा के मैंने क्या तो कर लिया, उससे अच्छा तो 1 ही लाख का बेचता, मेहनत कम थी, काम कम था, पैसा अच्छा मिल रहा था, ठीक था, बराबर है। यस, तो दैट वाज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला तो समझा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्या ये भी मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते हैं तब ग्रॉस प्रॉफिट आता है? बात खत्म। अब बच्चों एक्सपेंसेस को डिवाइड किया जा सकता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? तो सारे जो ऑपरेशंस के लिए हम करते हैं, तो सर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर रूटीन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड ऑपरेटिंग। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, फाइनेंस के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे खर्चे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं सर? जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। क्या ये ऑपरेशन से रिलेटेड है? आपकी फिक्स्ड एसेट के सेल से लॉस हुआ, क्या आपका काम है फिक्स्ड एसेट को बेचना? नहीं, बट सैलरी पे करना आपका काम है, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन करवाना आपका काम है, ये सारे आपके काम है। बात समझ में आती है? बोलो हाँ। हाँ, दैट्स इट। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो शोज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो एक मिनट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, और जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। आप समझे क्या? सर जनरली जीपी में से खर्चे लेस करके एनपी आ जाता है, जीपी गंगाधर परशुराम, बराबर ना? जीपी, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें से आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हो, बराबर? हाँ, और फिर क्या मिल जाता है? नंद किशोर परशुराम। तो एनपी नेट प्रॉफिट जनरली होता है, बट आपको अभी रेशो खिला रहे ना, तो रेशो में हम लोग एक्सपेंसेस के 2 पार्ट कर दे रहे, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग।
तो जब आप ऑपरेटिंग लेस करोगे तो पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा और फिर उसमें से नॉन ऑपरेटिंग लेस करोगे तब आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। चलेगा? हाँ, तो कभी कभी ये लोग ऑपरेटिंग रेशियो भी पूछ लेते हैं। सिर्फ ऑपरेशंस के खर्चे लेस करो। अब इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से खर्चे ऑपरेशंस के नहीं होते। तो ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आग लग जाना, ये एसेट बेच के नुकसान हो जाना, ये गुडविल राइट ऑफ करना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये डिबेंचर इशू करते वक्त डिस्काउंट देना, ये सब हमारे धंधे का काम नहीं है। समझ गए? यस, दैट्स इट। तो बताओ मेरे को ऑपरेटिंग रेशियो लिखना है नीचे। पहले आप एक काम करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो लिखेंगे। अब ऑपरेटिंग रेशियो में दो रेशियो होते हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो ये कैसे आएगा सर? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम सेल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। और अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चाहिए तो वो कैसे आएगा सर? उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा पहले, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। सर तो एक काम करो, आप यहाँ पे लिखा दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी क्या। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है सर? ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? जो ऑपरेशंस के लिए होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं? लॉस बाय फायर, लॉस बाय सेल ऑफ एसेट एंड एक्सेट्रा, गुडविल रिटर्न ऑफ और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एंड दैट्स इट। ऐसे कुछ एक्सेट्रा एग्जांपल्स, दैट्स इट। चलो आगे, ये लिखकर हुआ सी नेट प्रॉफिट रेशियो। सी नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला बोल दो सर। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। सर इनके कोई आइडियल रेशियोज नहीं है क्या? आइडियल मतलब ठीक वाले। तो ऑब्वियस जैसे करंट रेशियो आइडियल 2:1 होता है, क्विक रेशियो 1:1 होता है, वैसे इनका कोई आइडियल रेशियो नहीं है। आप क्या कमाओगे वो आप जानो ना, हम क्या बोले आइडियल क्या है, समझे कि नहीं? अब किसी के लिए आइडियल 75% का भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो सकता है, और किसी के लिए आइडियल 12% या 15% या 20% भी हो सकता है। मेरे लिए 10% भी मिल जाए तो बहुत है, बराबर। आपके लिए 70% भी मिले तो कम है। तो हर एक के लिए आइडियल अपने अपने हिसाब से रहेगा, तो कोई आइडियल नहीं है, आप जानो आपको क्या चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। और कोई रेशियो क्या देख लेते हैं। तो सर ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मैंने लिख दिया। नॉन ऑपरेटिंग के बाद लेस करके आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 भी हो सकता है, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में कौन सा नेट प्रॉफिट दिया देखना पड़ेगा, आफ्टर टैक्स दिया है कि बिफोर टैक्स दिया है, दोनों यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट कैसे आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है? डिविडेंड, देन इंटरेस्ट, कंपनसेशन। क्या ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम से जो आपके ऑपरेशन से नहीं हुई है पर आपको कमाई हुई है? तो सर ये सब रिफंड आया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और सच नेट प्रॉफिट्स कैन बी टेकन बिफोर टैक्स और पेड आफ्टर टैक्स ऑल्सो। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा वो भी लिखवा दिया, याद है ना? हाँ, एंड देन ऑपरेटिंग रेशियो सिर्फ लिखा है तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो है, तो उसमें क्या आएगा? तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस आपके ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, फाइनेंस के, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर्स नहीं आएगा क्योंकि ये भी नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है। ये झेप रहा है क्या? सर वापस बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आपने लिखाया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, मैंने इतना ही लिखाया। पर बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। आप एक काम करो,
आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा तो आप इधर लिख दो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS इंटू 100, ठीक है ना। पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सारे ऑपरेशंस के खर्चे, तो ऑपरेशंस के खर्चे मतलब क्या, तो सर गुड्स बेचने के लिए जो जो खर्चा करे वो भी, और फिर अपना ऑफिस चलाने के लिए जो जो खर्चा करे वो भी, ये सब मिला के आपके ऑपरेशंस के खर्चे होते हैं। समझ गया? पक्का? यस। तो ऑपरेटिंग रेशियो, अब ये भी बात याद रखनी, जब क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, और जब प्रॉफिट रेशियो पूछना है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिखेंगे, ठीक है। ओके, क्या आपको ये खर्चे कौन से ऑपरेशंस में आते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है ये लिखना है? हेलो, नहीं ना? लास्ट टाइप बचा कंबाइंड और मिक्स रेशियो, ये हम पढ़ेंगे कल, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय टेक केयर।